बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी की बहू और ज़ैन कुरैशी साहब की जो अहलिया हैं वो वापस पहुँच गई घर अपने। 4 घंटे तक उनको अगवा रखा गया और उसके बाद उनको घर वापस पहुँचा दिया गया। इस सारे मामले के अंदर जो है वो मेहर बानो कुरैशी का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस सिचुएशन का सामना किया, बल्कि फ़ौरी तौर पर इन सारी चीज़ों को आगाह किया और नेशनल लेवल पर इस मामले को उठाया और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मामले के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू की। और ये प्रेशर ही है जिसके नतीजे में ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया वापस घर पहुंच गई हैं और मेरे ख्याल में उनसे कुछ हासिल भी नहीं कर सकते थे। ना वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, ना वो सेनेटर हैं। हाँ, बहुत मुमकिन है कि उनकी अहलिया को ये कहा कि अपने शौहर को फ़लाँ चीज़ों से रोको या इन चीज़ों से बाज कर दो, या हो सकता है कि ज़ैन कुरैशी साहब को दबाव में लेने के लिए या उनसे कुछ मनवाने के लिए भी कोशिश की गई हो। लेकिन इस ख़ानदान ने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है, बड़ी ज़्यादती बर्दाश्त की है और इसके बावजूद ये ख़ानदान फस्तायत के ख़िलाफ़ इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। एक खबर बाहर आई है और वो पार्टी दराय से और फैमिली दराय से है। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको अगवा किया था उनमें से एक शख्स ने आकर उन्हें कहा कि आइनी तरमीम जो है वो ज़रूरी है और ये मुल्की पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है ये आइनी तरमीम। हालांकि इस पूरी आइनी तरमीम में मईशत के हवाले से कुछ नहीं है। यानी आइनी तरमीम का मुसवदा जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं उनको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक तो काजी फायदी साहब आपको एक्सटेंशन देनी है, नंबर 2 आपको आइडिया हो जाता है कि निज़ाम के ऊपर एक कंट्रोल चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से इमरान खान साहब को काबू करना है, और आपको आइडिया हो जाता है कि इंसानी हकूक़ जो है उनको तहबाला कर देना है। और एक जो चीज़ आपको आइडिया होता है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए कि जजों को उठा के एक अदालत से दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जा सके। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो आपको मिलती हैं इसमें। अब बातचीत तो चल रही है आइनी तरमीम के हवाले से। इरफान सिद्दीकी साहब जो हुकूमती सेनेटर हैं उन्होंने एक दावा किया है। देखिए, आज कमेटी बैठी थी दोबारा से, पार्लिमानी कमेटी, और इसी तरमीम के हवाले से बैठी थी। वहाँ पर मुसवदे रखे गए, उनके ऊपर बातचीत की गई। एक तो अच्छी बात यह है कि फजल रहमान साहब चंद चीज़ों पर नवाज शरीफ को और बिलावल को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। यानी यहाँ से बिलावल की ड्यूटी लगाई हुई है क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है तो वो बराह रास्त तो उस तरह मुदाखलत नहीं कर रहे, अपने बेटे के जरिए से वो मामला को चला रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब पहले इधर उधर से कर रहे थे, अब ज़ाती तौर पर खुद इन्वॉल्व होकर इस आइनी तरमीम के लिए मैदान में आ चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को और बिलावल को मौलाना साहब आइनी अदालत से पीछे हटा चुके हैं। नंबर 1 उन्होंने आइनी अदालत से पीछे हटा दिया, नंबर 2 वो आइनी बेंच वाले मामले की तरफ लेकर आ गए और आइनी बेंच वाला मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब को बताया था कि ये तरीक़ाकार ठीक है, इस तरीक़ाकार पे आप आ जाएं। अब बाकी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत चाह रही है कि ये चीज़ें हो जाए। एक तो वो बार बार कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का, तो फजल रहमान साहब उसमें साफ इनकार कर चुके हैं। जो आइन का आर्टिकल 8 है उसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो साफ इनकार कर चुके हैं, जी इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जजेस की अदालतों में एक अदालत से दूसरे अदालत में ट्रांसफ़र कर देना, उनको भिजवा देना ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खतूत लिखे हैं उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए और इस्लामाबाद में अपनी मर्जी के जजेस लाए जाएं। अब ये सारी चीज़ें करने का मईशत से क्या ताल्लुक है? काजी फायदी साहब का मईशत से क्या ताल्लुक है? और ये जजेस जो हैं इनका मईशत से क्या ताल्लुक है? ये अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं, इमरान खान साहब को अगर सज़ा होती है, फ़र्ज़ करें उन्हें 10-20 साल अंदर रखा जाता है, तो इससे मईशत का क्या ताल्लुक है? मईशत तो पाकिस्तान की ख़राब हुई है जिस दिन से इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, बल्कि जिस दिन से उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया उस दिन से लेकर अब तक का आप सारा डाटा उठा लें। हुकूमत हर थोड़ी देर के बाद झूठ बोलती है कि हमने मईशत संभाल ली, हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, हमने इतना कर्जा मज़ीद दे लिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। पाकिस्तान की तारीख की 50 साल का जो रिकॉर्ड सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई है वो इस हुकूमत के दौर में हुई है। महंगाई का जो 50 साल रिकॉर्ड है वो इसी हुकूमत के दौर में टूटा है। और आप आदादोशुमार देख लें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, बाकी सारी चीज़ें ये जिस तरह बढ़ी हैं और जिस तरह बढ़ रही हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत ने हालात को बेहतर किया है, मईशत को बेहतर किया है या बुरा किया है। ये जब तक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में, जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, तब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। और ये एक रियलिटी है, इसको सबको मानना पड़ेगा। अभी आइनी तरमीम के लिए क्या हो रहा है, उमर अयूब साहब ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि मिकदार अली खान साहब पंजाब से एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गालिबन ये सरगोदा से हैं। ये एक महफूज मकाम से दूसरे महफूज मकाम की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इन्हें लापता कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। उमर अयूब साहब की ट्वीट के बकौल एजेंसियों ने उन्हें उठा लिया है और ये आइनी तरमीम के तनाजुर में ये गिरफ्तारी हुई है। साहबजादा हामिद रजा साहब भी बता रहे हैं और कुछ हर एक अपना अपना एक स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें आज और सामने आई हैं इस हवाले से और ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं। यानी इन्हें आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आइनी तरमीम के हवाले से एक ट्वीट जो है वो साहबजादा हामिद रजा साहब का, उन्होंने कहा इस वक्त पीडीएम की हुकूमत आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए पागलपन की हद तक पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़याज़ झाजड़, असलम गुम्मन, रियाज फतियाना समेत 10 से 15 एमएनए ऐसे हैं इस वक्त पंजाब पुलिस का वो हदफ बने हुए हैं। पंजाब पुलिस बच्चों और औरतों पर भी चढ़ दौड़ी है।
ये जनाब स्टेटमेंट है साहबजादा हामिद रजा साहब का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल पहले आईनी तरमीम को लेकर जा रहे हैं सेनेट में। अच्छा, ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो पहले चाहे आप उसको कौमी असम्बली में ले जाएं, वहाँ पे बहस करवा के उसको वहाँ से 2/3 अक्सरियत पे मंजूर करवा लें, फिर बाद में बेशक आप उसको सेनेट में ले जाएं। अगर आप पहले सेनेट में ले जाना चाहते हैं तो पहले सेनेट में ले जाएं, बाद में कौमी असम्बली में ले जाएं। दोनों जो हाउसेज हैं वहाँ से 2/3 अक्सरियत पे उसको मंजूर करवाना ज़रूरी है। तो पहले गालिबन सेनेट में ले जाने का फैसला किया। 18 तारीख को यानी कल इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल आईनी तरमीम को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया जाएगा। अब सेनेट में सिचुएशन क्या है? फजलुर रहमान साहब के बगैर तो मुमकिन नहीं है कि ये आईनी तरमीम वहाँ पे पास हो जाए। हुकूमत के पास 58 लोग थे, उनमें से एक उनका अपना सेनेटर टूट गया, ये हम सब जानते हैं, और उनके रह गए 57। अभी उनको जो बाकी वोट चाहिए वो 64 उन्होंने टोटल करने हैं। तो 64 करने के लिए उन्हें 4 ऊपर वाले और 3 यहाँ वाले 7 उनको सेनेटर्स मजीद चाहिए। फजलुर रहमान साहब के पास 5 सेनेटर्स हैं। अगर हुकूमत फजलुर रहमान साहब वाली तरमीम करती है जिसमें कोई इतना मामला नहीं है तो फिर जो है वो 5 वोट तो ये मिल जाएंगे। बाकी 2 वोट कहाँ से पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो है वो जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है BNP मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, कासिम साहब और नसीमा साहिबा। इन दोनों के ऊपर तकिया है, इनको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। आज नसीमा एहसान साहिबा ने जो है वो ऐवान के अंदर आकर इसके ऊपर इजहार भी किया और उनकी आवाज़ से, उनके लहजे से लग रहा था कि काफ़ी दबाव है। फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये खास तौर पे कहा, जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज़ पढ़ के। उन्होंने ऐवान में भी शिकवा किया और बाद में मीडिया को प्रेशर के हवाले से आगाह किया कि प्रेशर है, आपको भी पता है कि प्रेशर है। ये बात उन्होंने कही कि उनके ऊपर भी प्रेशर है। दूसरा जो है वो अख्तर मेंगल साहब खुद बता चुके हैं कि उनके जो सेनेटर्स हैं दोनों, उनके साथ क्या हो रहा है। एक के बारे में उन्होंने बताया कि वो बेचारे डायलिसिस करवाने के लिए गए, तब से अब तक वो अपने बेटे समेत ही उनका पता नहीं चल रहा। और जबकि ये जो खातून सेनेटर हैं इनको भी इनके बेटे के हवाले से भी उन्होंने कहा और इनके हवाले से भी उन्होंने कहा। अब 3 सेनेटर हैं, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो हुकूमत से है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। चलिए आप यूँ ले लें, ये तीनों सेनेटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और हुकूमत से भी नहीं है। लेकिन ये जो तीनों सेनेटर हैं इनकी आप बात में कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इन्होंने इज़हार ख्याल किया। नसीमा एहसान साहिबा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप से इन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया। और अरबाब उमर फारूक कासी ये ANP से हैं। ये तीनों सेनेटर्स वहाँ पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जिस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं या जो अरकान असम्बली के साथ और जो सेनेटर्स के साथ किया जा रहा है, जैसे उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, इस सूरत हाल में हम आपको कैसे वोट दे सकते हैं? यानी जब आप इंसानी हकूक़ की लगातार खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो हम तो उसका हिस्सा बन जाएंगे, यानी वो शरीके जुर्म हो जाएंगे ना। एक तरह से वो इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे और इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। कल को जब गिनती की जाएगी कि कौन कौन था जो उस आईनी तरमीम का हिस्सा था, जब खवातीन को और लोगों की बीवियों को और बेटियों को अगवा किया जाता था, तो इन 3 लोगों के नाम भी शामिल आ जाएंगे, इनकी पार्टियों के नाम भी शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने भी यहाँ पे इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 18 तारीख को यानी कल आईनी तरमीम के लिए सेनेट में पेश करने का ऐलान किया इरफान सिद्दीकी साहब ने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेम टाइम में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। एहतजाज का ऐलान जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने किया था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने एहतजाज करना है और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अनाउंस किया है कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में आईनी तरमीम को रोकने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाती है, अभी चंद घंटे बाकी हैं और जब सुबह होगी तो पता चलेगा कि 18 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हिकमत अमली के साथ चलती है और किस तरीके से वो प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह याद रखें कि तहरीक इंसाफ अभी तक अकेली है। वकला जो अपनी एफर्ट कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया जा सका। मीडिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से, और मीडिया वैसे ही कंट्रोल्ड है, आपको पता है, वहाँ वो कर नहीं पाएंगे। जैसे पहले इफ्तिखार चौधरी के दौर में मीडिया परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गया था, वो अब ये कर नहीं पाएंगे और कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मीडिया इस वक्त बहुत अच्छी तरह कंट्रोल्ड है। जहाँ तक बात है बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ की, तो जमात इस्लामी हो गई या फजलुर रहमान साहब की पार्टी हो गई या GDA हो गई, अंदरूनी सिंध की पार्टी, या बाकी जो जमातें हैं उनको भी पूरी तरह मुतहर्रिक नहीं कर सकती, उनको पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकी। हालांकि ये बात सच है कि 90% लोग जो निकलेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलेंगे, इमरान खान के फॉलोअर निकलेंगे। लेकिन दूसरी जमातों का साथ होना सिंबॉलिकली बहुत ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर खड़ी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ फिलहाल ये नहीं कर सकी। इस एहतजाज से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs को और अपने सेनेटर्स को संभाले। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स का बार बार नाम आ रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लिए गए हैं या दबाव में ले लिए गए हैं। एक सेनेटर जरका का बार बार लोग नाम ले रहे हैं दोबारा, और एक जनाब फैसल साहब हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, मुझे पूरा नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक कंप्रोमाइज़ हुए हैं। 2 लोगों के बारे में है कि ये दोनों बैरून मुल्क थे और दोनों बाहर से वापस आए और ये दोनों कहा जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी सेनेटर्स हैं उन्हें हर हाल में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में शिरकत करनी चाहिए। ना सिर्फ शिरकत करनी चाहिए बल्कि वहाँ पर खड़े होकर अगर कोई उनका सेनेट का मेंबर दूसरी तरफ खड़ा हुआ है
या दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है तो उसको आवाज़ देकर अपने पास बुलाएं और उसको सपोर्ट दें और वहाँ पे खड़े होकर अपने ऐवान में बात करें कि जनाब ये सेनेटर इसलिए उधर खड़ा हुआ है कि इसका बच्चा अगवा है, ये वाला सेनेटर इसलिए उधर खड़ा हुआ है कि इसका फला मसला है। और अगर कोई पैसों के लिए गया है तो फिर उसको वहाँ पे कम से कम उसको शेम तो दिलाए ना, उसको शर्म तो दिलाए कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ पैसे की खातिर या लालच की खातिर या इक्तदार में रहने की खातिर तुम इमरान खान से गद्दारी कर रहे हो जिसने तुम्हें सेनेटर बनाया। तो ये बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी के हवाले से हैं कि वो ऐवान के अंदर जाते हैं अपनी फोर्स के साथ या नहीं जाते। कादी फायद ईसा साहब ने 17 तारीख के लिए जो केस लगाया हुआ था वो भी आज आपने खबरों में देख लिया होगा कि वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने वापस ले लिया। वो नहीं चाहते कि कादी फायद ईसा साहब जो है वो केस को सुने। कादी साहब ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस केस को फौरी तौर पे बेंच लगा के अपने पास लगा लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो केस वापस ले लिया। इस बुनियाद के ऊपर कादी फायद ईसा साहब उसको अब नहीं सुन पाएंगे। साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक दावा किया है और एक दावा किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब ये दोनों लोग जो हैं वो रुकन असेंबली हैं और इनकी मुलाकातें होती हैं हुकूमत के लोगों के साथ भी, और ये दोनों बड़े मज़ेदार किस्म के बंदे हैं। ये नहीं है साहबजादा हामिद रजा से कोई भी मिल सकता है, वो बड़े खुले डुले आदमी हैं। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर है वो भी बड़े सॉफ्ट आदमी है, उनसे भी कोई भी मिल सकता है। तो उन दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे 2 फिगर कोट की है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि चंद लोग हैं जो हुकूमती जमात के अंदर हैं या हुकूमती जमातों के अंदर हैं और वो इस आईनी तरमीम को वोट नहीं करना चाहते। ये पहली दफा तब पता चला कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए और खड़े हो गए और उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाला, तो बहुत सारे लोग यहां खुश हो रहे थे हुकूमती जमातों में कि हम गुनाह से बच गए। तो अब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 7 हुकूमत के ऐसे मेंबर्स हैं जो हुकूमत के हक में वोट नहीं डालेंगे आईनी तरमीम को, जबकि साहबजादा हामिद रजा के बकौल ये जो तादाद है ये 9 अरकान हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डालें। तो ये सिचुएशन नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हुकूमत के अपने वोट पूरे नहीं होते तो यहाँ से बंदे तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, फिर कल को हुकूमत के बंदे भी अगवा होंगे, वो भी गायब होंगे, तो ये तो अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाएगी। अब तलबा के एहतजाज की तरफ आ जाते हैं। यानी एक ऐसा मसला जो इतना छोटा सा एक मसला था, यानी एक इशू तो बहुत बड़ा है ना। अगर तो जो बच्चों को पता चला या जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर तो वो वाक़या हुआ है तो वो तो बहुत बड़ा इशू है, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो कोई इशू नहीं था। तो इसको एक कैंपस के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता था। यानी जो मामला एक दिन के एहतजाज पे ख़त्म हो सकता था, हुकूमत पंजाब ने तलबा को उकसा कर उन्हें मार मार के उसको पूरे पंजाब में फैला दिया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर में 250 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो गए जिनमें तलबा की अक्सरियत है। और तलबा जब एहतजाज कर रहे थे तो आम शहरियों को पता चला गया एहतजाज किस चीज़ पे, उन्होंने कहा इस चीज़ पे शहरी भी शामिल हो गया एहतजाज में। अब शहरी भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 250 से ज़ायद गिरफ्तारियां जो हैं वो लाहौर में हो गई हैं। हरबंसपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 250 तलबा तालिबात को जो है वो मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। और लाहौर में तलबा के खिलाफ पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तलबा को बराह रास्त अब गिरफ्तार किया जा रहा है, टीनेजर्स को। दूसरी जानिब ये एहतजाज फैल गया झेलम में, सरगोदा में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और दीगर कई शहरों में भी। मैंने यहाँ लिख रखा था बहुत सारे शहरों के अंदर यह एहतजाज चला गया है और फैलता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हैंडलिंग बहुत गलत थी। एक तरफ वज़ीर तालीम की हैंडलिंग ठीक थी, वो मौके पर आए, मौके पर आकर उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि मैं इंसाफ के लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं इंक्वायरी भी करूंगा और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के साथ सारा मामला आपके सामने रख देंगे। तो तलबा काफ़ी हद तक डाउन हो गए थे उस दिन, मार कुटाई भी बंद हो गई थी। बल्कि तो उसने ये भी बात की थी वज़ीर तालीम ने कि कोई बच्चा गिरफ्तार नहीं होगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी बच्चे को तालीमी सरगर्मियों से नहीं रोका जाएगा, किसी का दाखिला भी कैंसिल नहीं होगा। जब उन्होंने ये कहा तो बच्चे खुश हो गए वज़ीर तालीम से, लेकिन फिर पता चला कि वज़ीर तालीम को बाद में डांट पड़ी कि ये क्या स्ट्रेटजी है, इस मामले को तो ख़राब करना था। उसके बाद बच्चों को मार धाड़, हर जगह पे बच्चों के ऊपर मार कुटाई। रावलपिंडी में जो मनाज़र देखे हैं वो बच्चों ने भगाया वहाँ पुलिस को मार मार के। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बच्चे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल है, इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते, वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। ये बच्चों में गुस्सा किस बात का, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है पूरी सोसाइटी के अंदर। सब लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाकर बिठाई गई है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। बच्चे भी इस बात को महसूस करते हैं, वो बाशऊर है, वो इसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता था बच्चों के साथ बात करने के लिए, उनके लेक्चर्स के लिए, तो जो बच्चे सवालात करते थे उनके शऊर का इस हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है। मेरे ख्याल में गलत जगह पंगा ले रहे हैं। अभी भी हुकूमत को यह सोचना चाहिए, यानी जैसा कि वो डॉन का इदारा आया हुआ है, कि आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं इंडिपेंडेंट, इस सारे मामले की इंक्वायरी करें ताकि बच्चे कूल डाउन हो जाएं। लेकिन जब आप बच्चों को मारते चले जाएंगे तो उनको लड़ने की वजह मिलेगी। बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हर जगह पे उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां लेके उन पर चढ़ गए। जो गुजरात में हुआ वो आप सबने देखा, जेलम में जो हुआ वो आप सबने देखा, जो लाहौर में हुआ, गुजरावाला में हुआ, जो कुछ अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुआ आज के दिन में वो भी आप सबने देखा। तो बदकिस्मती से हुकूमत को हर चीज़ जो है इन्होंने हथौड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है और इनको हर मसला एक कील की तरह नजर आता है। जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना और सर में दिमाग नहीं होता, उसको हर मसला जो है वो एक कील नजर आ रहा होता है। जहाँ उसको मसला नजर आता है वो ठक करके हथौड़ा मारता है, उसे और कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। क्योंकि बच्चों के साथ भी शेख वकास अकरम ने इसके ऊपर जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा ये पिंडी मैदान जंग बन गया, बख्तरबंद गाड़ी में बैठे गुंडों को भगा दिया, स्टूडेंट छा गए, बेशर्मो पुलिस और इदारों के पल्ले कुछ रहने दो,
मत मारो हमारे बच्चों को। अब बताओ दुनिया को कि तुम वो मुसलमान मुल्क हो जो कौम की बेटियों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। लानत है ऐसी हुकूमत और ऐसे हुक्मरानों पर। ये जनाब शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट उनका ये है, ये तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। इन्होंने कहा जी कि बेशरम फस्ताई हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शेलिंग करके अब इतनी आदत हो गई है कि अब इस शेलिंग से कौम की बेटियों और बेटे भी जो गैर सियासी है, तालिब इल्म है और अपनी बहन की इज्जत और आबरू के लिए खड़े हुए हैं, महफूज नहीं है। वाह क्या तस्वीर खींच रहे हो मुआशरे की। ये दहशतगर्द नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं और इस्लामी रवायात के मुताबिक हक के लिए खड़े हैं। इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाओ और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, नहीं तो ये तालिब इल्म तुम्हें सबक सिखाएंगे जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। नाज़रीन, अगले वीडियो में कुछ चीज़ें और आपको बताता हूं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।